नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे 1 बजे की खास सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में 29,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। सड़क, रेल, बंदरगाह से जुड़ी परियोजनाओं को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को ईडी की हिरासत में 18 जुलाई तक भेजा गया। वाल्मीकि निगम घोटाले में कल रात ईडी ने किया था गिरफ्तार। मौसम विभाग ने आज के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मुंबई में बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव। नए शिखर पर पहुंचा देश का विदेशी मुद्रा भंडार। 657 अरब डॉलर के पार। फॉरेन करेंसी एसेट्स 4.23 अरब डॉलर बढ़कर हुई 577.11 अरब डॉलर। औद्योगिक उत्पादन 7 महीने में सबसे ज्यादा 5.9% बढ़ा। खेल की खबरों में भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा टी20 हरारे में आज 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे। आज का मैच जीतकर सीरीज में अजय बढ़त बनाना चाहेगी टीम इंडिया। और विंबलडन के महिला एकल के फाइनल में इटली की जैस्मिन पाओलिनी और चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा के बीच आज होगी खिताबी भिड़ंत। विंबलडन को आज मिलेगी नई महिला चैंपियन। तो ये थी अहम सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर मुंबई पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्र से जुड़ी तमाम परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जी ब्लॉक में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी सचिवालय का भी दौरा करेंगे। INS टावर्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना और गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नवी मुंबई में कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग और गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की भी आधारशिला रखेंगे। पीएम मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का भी आज उद्घाटन करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गौरतलब है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में के तहत केंद्र सरकार सीमावर्ती गांवों को सशक्त बनाने का काम कर रही है। इस प्रोग्राम के तहत इन गांवों को रोड कनेक्टिविटी, पेयजल, सौर और पवन ऊर्जा सहित बिजली, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटन केंद्र, बहुउद्देशीय केंद्र और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों से जोड़ा जा रहा है। खासतौर पर देश के पहाड़ी और सीमाई राज्यों में इस योजना की शुरुआत की गई है। और वहीं केंद्र सरकार ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आर्थिक विकास में तेजी लाने के मद्देनजर त्रिपुरा और असम के लिए कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने असम के लिए 378 करोड़ रुपए से ज्यादा के अनुमानित निवेश के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 563 किलोमीटर लंबी 78 सड़कों और 14 पुलों को मंजूरी दी है। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। अगली खबर है बायपॉल से जुड़ी हुई। दरअसल देश भर के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है, जहां बिहार की रुपौली सीट पर हुए उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल से आगे चल रहे हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर ने जीत दर्ज की है, जबकि नालागढ़ पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो वहीं हमीरपुर से आशीष शर्मा बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं पंजाब की जालंधर पश्चिम से आम आदमी पार्टी के
मोहिंदर भगत ने जीत दर्ज की है, जबकि तमिलनाडु के विक्रमंडी सीट से डीएमके उम्मीदवार अनिरुद्ध शिवा आगे चल रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की 2 सीटें बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में रायगंज, राणाघाट, दक्षिण बागदा पर टीएमसी ने जीत हासिल की है, जबकि मानिकतला सीट पर भी टीएमसी आगे चल रही है। कर्नाटक में करोड़ों रुपए के वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को 18 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बी नागेंद्र को कल 13 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। नागेंद्र को आज विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें ईडी की हिरासत में भेजा गया। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में गुरुवार को कर्नाटक समेत 4 राज्यों में छापा मारा था। अब तक करीब 50 लाख रुपए नकद और कुछ दस्तावेज जब्त किए जा चुके हैं। इस घोटाले में आरोप लगने के बाद नागेंद्र ने 6 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस केस का खुलासा तब हुआ जब लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरन ने 26 मई को आत्महत्या कर ली थी। चंद्रशेखरन ने सुसाइड नोट में दावा किया कि निगम के बैंक खाते से 187 करोड़ रुपए अनाधिकृत रूप से स्थानांतरित कर दिए गए। इस सुसाइड नोट में निगम के निलंबित किए जा चुके प्रबंध निदेशक जे पद्मनाभ, लेखाधिकारी परशुराम जी दुर्गनवार और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख प्रबंधक सुचिस्मिता रावल का भी नाम इसमें शामिल है। चंद्रशेखरन ने इस नोट में लिखा है कि मंत्री ने धन हस्तांतरित करने का मौखिक आदेश दिया था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में कीर्ति चक्र विजेता शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी पर की गई अभद्र टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और इस मामले में कार्रवाई भी कर रही है। दरअसल सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों पर अपने साथियों को मौत के मुंह से बचाते वक्त जान गंवाने वाले भारतीय सेना के कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह और मां को मरणोपरांत कीर्ति चक्र सौंपा गया। जैसे ही कीर्ति चक्र देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हर कोई कैप्टन अंशुमन की बहादुरी की तारीफ कर रहा है। इतनी कम उम्र में विधवा हुई स्मृति के प्रति भी लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक शख्स ने शहीद कैप्टन की वाइफ स्मृति सिंह को लेकर अभद्र टिप्पणी भी की। और वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर सलाह देने के मकसद से शिक्षा सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय लिया है। शिक्षा सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय होगी, जिसमें शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों और विशेषज्ञों को सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा। शिक्षा नीति में स्कूली और उच्च शिक्षा से जुड़ी विभिन्न सिफारिशों के व्यापक, समग्र और योजनाबद्ध क्रियान्वयन के लिए ये परिषद शिक्षा मंत्रालय को सलाह देगी। परिषद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा से जुड़े अन्य मंत्रालयों, एजेंसियों और संस्थानों को सलाह देगी। साथ ही परिषद इसके व्यापक, समग्र, तालमेलपूर्ण और व्यवस्थित निष्पादन में भी सुविधा प्रदान करेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इस साल 20 से 24 नवंबर तक वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स के पहले संस्करण का आयोजन करेगा और इस सम्मेलन का आयोजन गोवा में किया जाएगा, जिसके राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। और इस सम्मेलन को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और गोवा सरकार के बीच समझौता भी हुआ है। तो आपको बता दें कि 20 से 24 नवंबर तक वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का ये आयोजन किया जाएगा और इसके लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। आपको बता दें कि गोवा में पहले संस्करण का ये आयोजन इस साल किया जाएगा। तो 4 दिनों का ये आयोजन होगा। और वहीं आर्थिक मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। दरअसल देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 जुलाई को समाप्त हफ्ते में 5.16 अरब डॉलर से बढ़कर 657 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। इससे पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार 1.71 अरब डॉलर से घटकर करीब 652 अरब डॉलर रहा था।
आरबीआई द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 5 जुलाई को समाप्त हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार का अहम घटक विदेशी मुद्रा अस्थियां 4.23 अरब डॉलर से बढ़कर 577.11 अरब डॉलर हो गया। इस दौरान सोने के भंडार का आरक्षित मूल्य 90.4 करोड़ डॉलर से बढ़कर 57.43 अरब डॉलर पर पहुंच गया। आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में विशेष आहरण अधिकार भी 2.1 करोड़ डॉलर से बढ़कर 18.04 अरब डॉलर हो गया। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के पास भारत का आरक्षित जमा 40 लाख डॉलर से बढ़कर 4.58 अरब डॉलर हो गया है। गौरतलब है कि इस साल 7 जून को देश का विदेशी मुद्रा भंडार 655.82 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। वहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 11 जुलाई 2024 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़े जारी किए हैं। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 24.07% से बढ़कर 5.74 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2023 में शुद्ध संग्रह 4.80 लाख करोड़ रुपए था। इसमें 2.1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स और 3.46 लाख करोड़ रुपए का व्यक्तिगत आयकर भी इसमें शामिल है। वहीं सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में कॉर्पोरेट टैक्स से 10.4 लाख करोड़ रुपए और व्यक्तिगत आयकर से 11.56 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान लगाया है। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI छोटे उद्यमियों यानी MSME के लिए एक नई सुविधा लेकर आया है। इसे MSME सहज कहते हैं। ये एक ऑनलाइन बिजनेस लोन सुविधा है जो पूरी तरह से डिजिटल है। इसके जरिए GST रजिस्टर्ड छोटे उद्यमी सिर्फ 15 मिनट में ही 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस सुविधा का मकसद है कि GST रजिस्टर्ड माइक्रो उद्यमियों को उनके कामकाज के लिए जल्दी और आसानी से शॉर्ट टर्म लोन मिल सके। ये लोन उन माइक्रो उद्यमियों के लिए है जो पहले से ही GST के दायरे में आते हैं और SBI में उनका चालू खाता अच्छा चल रहा है। ये लोन SBI के पुराने ग्राहकों और नए दोनों ग्राहकों को मिल सकता है। लोन की अवधि पूरी होने पर लोन का बंद होना भी खुद ब खुद सिस्टम द्वारा हो जाता है। SBI लगातार छोटे कारोबारों को लोन देने की प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। MSME सहज इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं भारत ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में शुरू हुए ब्रिक्स संसदीय मंच सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार करने पर जोर दिया है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में चल रहे 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्रिक्स संसदीय मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने ब्रिक्स संसदीय मंच के बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के विखंडन का मुकाबला करने और वैश्विक संकट के परिणामों से संबंधित खतरों पर काबू पाने में संसदों की भूमिका पर विषय पर पूर्ण सत्र को संबोधित करने को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा के कम उपयोग के साथ भारत पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में मजबूत कदम उठाने में लगातार काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने लघु और मध्यम अवधि दोनों में आजीविका सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अनिवार्यता पर भी प्रकाश डाला। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भगवान राम के दर्शन के लिए प्रसाद के रूप में शबरी बेर भी ले जा रहा हूं। और वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। आज पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या धाम जा रहे हैं भगवान राम के दर्शन के लिए, और वहां पर छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। सब जा रहे हैं भाई, भगवान राम के दर्शन करना है, कोई वो बहुत पुण्य का काम है, ये अवसर मिल रहा है। हम श्रद्धा लेके जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खुशहाली, छत्तीसगढ़ वासियों की खुशहाली, छत्तीसगढ़ के लोग समृद्धशाली हों, खुशहाल हों।
और वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। उन्होंने कहा कि 500 सालों के इंतजार के बाद ये अवसर आया है। देखिए, हम सब तो भगवान रामलला के दर्शन को जा रहे हैं और रामलला से आशीर्वाद लेकर आएंगे। 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद ये अवसर आया है, तो मन में बड़ा उत्साह है, उमंग है, उत्सुकता है रामलला के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब अमरनाथ यात्रा की। दरअसल भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ। 29 जून से शुरू हुई 52 दिवसीय तीर्थ यात्रा का समापन 19 अगस्त को होगा। वहीं कुल्लू जिले की प्रसिद्ध श्रीखंड यात्रा कल से शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। इस यात्रा के लिए अब तक 3000 से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया भी जारी है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं किसी तरह की कोई परेशानी न हो। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। देश की कठिनतम यात्राओं में शुमार श्रीखंड यात्रा उत्तर भारत की एक ऐसी यात्रा जो भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है। श्रीखंड महादेव की ये यात्रा आधिकारिक तौर पर इस साल 14 जुलाई से शुरू होने जा रही है। कुल्लू जिले के आने से ये यात्रा हर साल शुरू होती है और इस बार 14 से 27 जुलाई ये यात्रा होने जा रही है, जिसके लिए प्रशासन ने तमाम इंतजाम पूरे कर लिए हैं। अब तक इस यात्रा के लिए 4000 के करीब यात्रियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। ऑफलाइन आवेदन 14 जुलाई की सुबह से शुरू होंगे। श्रीखंड यात्रा देश भर की सबसे मुश्किल यात्राओं में से एक मानी जाती है। श्रीखंड दरअसल एक 72 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जिसके प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 18,570 फीट तक है और करीब 32 किलोमीटर तक के पैदल ट्रैक के बाद यहाँ पहुँचा जा सकता है। श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए हर साल देश भर से श्रद्धालु पहुँचते हैं और श्रद्धालुओं के खाने पीने और ठहरने के लिए भी प्रशासन द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं। अभी यात्रा शुरू होने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं और पंजीकरण करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ सकती है। 32 किलोमीटर के कठिन सफर के बाद पावन शिवलिंग के दर्शन का मौका मिलता है। इस यात्रा में बर्फ के ग्लेशियर को पार करके इस यात्रा को पूरा करना होता है। SDM मनमोहन सिंह ने कहा कि यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन द्वारा पूरी की जा चुकी है और सुरक्षा दृष्टि से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। 21 जून से अपना ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया था, तो उसमें अभी तक 4000 लोगों ने उसमें ऑनलाइन पंजीकरण कर दिया है। जहां तक ऑफलाइन पंजीकरण की बात है, वो 14 तारीख की सुबह से हम सिंघाल में वो सुविधा श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवा दें। और जो शॉर्टकट रास्ते की बात आपने की, तो उसमें पार्वती बाग से ऊपर पिछली साल जो शॉर्टकट रास्ता श्रद्धालुओं ने अपनाया था, उसमें काफ़ी कैजुअलिटी हुई थी। इस बार उस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर रहे हैं हम लोग, और जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल रास्ता है नैन सरोवर होके, उसको ही हम उससे ही लोगों को, श्रद्धालुओं को ले जाएंगे। तैयारियां हमारी लगभग पूरी है। हमारे क्योंकि इस यात्रा को हमने 5 सेक्टर में बांटा है, 5 हमारे बेस कैंप है
पांचों बेस कैंप में हमारे नायब तहसीलदार और तहसीलदार रैंक के सेक्टर मजिस्ट्रेट रवाना हो चुके हैं। और जो हमारा लास्ट पार्वती बाग बेस कैंप है, वहां पर हमारी अविमास अटल बिहारी मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट मनाली की टीम तैनात पहले से हो चुकी है। श्रीखंड महादेव का इतिहास पौराणिक है। इस यात्रा से श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि हिमाचल प्रदेश से बाहर देश और विदेश से भी श्रद्धालु इस यात्रा के लिए पहुंचते हैं। इस बार इस यात्रा के लिए प्रशासन की तरफ से तमाम जो इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं। 14 जुलाई से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है और 27 जुलाई तक ये यात्रा चलने वाली है। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए तमाम इंतजाम प्रशासन द्वारा पूरे कर लिए गए हैं। इस बार इस 5 जो बेस कैंप है वो इस यात्रा के लिए बनाए गए हैं। सिंघाट से इस पहला बेस कैंप जो है वो स्थापित किया गया है और पार्वती बाग आखिरी और 5वां बेस कैंप है, जहाँ पर जो है पांचों के पांचों जो बेस कैंप है वहां पर रेस्क्यू टीमें जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात की गई है। इस बार एक खास ध्यान रखा गया है कि पिछली बार एक वैकल्पिक मार्ग पार्वती बाग से बनाया गया था, चिन्हित किया गया था, जिस पर काफी हादसे पेश आए थे। इस बार इस मार्ग को जो है बंद कर दिया गया है। श्रद्धालु जो है इस यात्रा को परंपरागत मार्ग से ही मुकम्मल करेंगे और विश्व भर में ये यात्रा जो है कठिनतम यात्राओं में शुमार है। डीडी न्यूज के लिए कैमरामैन ऋषिपाल के साथ प्रियंका गौतम। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं रोबोकॉन की। दरअसल रोबोकॉन 2024 नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में शानदार ढंग से शुरू हुआ है और प्रसार भारती के सहयोग से आईआईटी दिल्ली द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से 150 से ज्यादा छात्र हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में लगभग 46 टीमें भाग ले रही हैं, जहां छात्रों द्वारा बनाए गए रोबोट हार्वेस्ट टुडे नामक थीम पर प्रतिस्पर्धा करेंगी। विजेताएं इस वर्ष अगस्त माह में वियतनाम में फाइनल खेलेंगे। और वहीं नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में इन दिनों मेघालय सरकार द्वारा आयोजित अनानास महोत्सव चल रहा है। इस उत्सव में किसान और उद्यमी अनानास की विभिन्न किस्मों के साथ साथ हस्तशिल्प उत्पादों और प्रमाणिक मेघालय व्यंजनों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित इस अनानास मेले की मिठास के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की है। दिल्ली पर्यटन के प्रबंध निदेशक निहारिका राय से क्या कुछ कहना है इस उत्सव को लेकर उनका, आइए आपको सुनाते हैं। और इसी बीच सीधा रुख करते हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का, जहां पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। वाले बहुरूपियों के हृदय में बड़ी वेदना शुरू हो गई है और वो ये कह रहे हैं कि 50 साल पुरानी बात की आवश्यकता क्यों है। जो लोग खुद सीधे 80-85 साल पीछे जाकर ये दावा करने लगते हैं हर बात में कि आजादी की लड़ाई उनका वन एंड एक्सक्लूसिव कॉपीराइट था, वो उस स्वतंत्रता संग्राम में बलिदानियों के बलिदान के बाद पाई हुई स्वतंत्रता के साथ क्या किया, ये आज की पीढ़ी को जानने की आवश्यकता है। बहुत स्पष्ट रूप से मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आज की डेट में जो लोग 60 या 62 वर्ष से कम आयु के हैं, उनकी लिविंग मेमोरी में या उनकी जीवंत स्मृति में आपातकाल का विषय नहीं है। आपातकाल वो था, संविधान की हत्या क्या होती है यह समझने की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 1, देश के सभी नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, सभी मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। यहां तक कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में यह भी बात आई है कि आपके स्वतंत्र घूमने का अधिकार और जीवन का अधिकार भी समाप्त था। इस प्रकार की भी समाचार और सूचना आई थी कि अगर कोई किसी को गोली भी मार दी जाए और पुलिस कुछ भी कर रही हो तो मिलॉर्ड आप सिर्फ देखते रह सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, यदि आपको पुलिस पकड़ ले जाए तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे। डीआईआर और मीसा 2 ऐसे रूल थे, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत आपको कोर्ट में जाने यानी बेल के लिए, बेल मिलना एक चीज है, बेल के लिए अप्लाई करने का अधिकार नहीं था। पॉइंट नंबर 3, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल इस पॉइंट पर भी लग सकता था कि अगर किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़े होकर आप सिर्फ इतना बोल दें कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है, इतने में आपको
इस प्रावधान के तहत जेल में डाला जा सकता था जिसमें आप बेल के लिए भी अप्लाई करने के हकदार नहीं थे। पॉइंट नंबर 4, सारा विपक्ष जेल में था। पॉइंट नंबर 5, सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं थे, 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग, आम जनता और राजनीतिक कार्यकर्ता 18 महीने जेल में रहे। तो विषय सिर्फ इतना साधारण नहीं था। पॉइंट नंबर 5, 38वां और 39वां संविधान संशोधन करके सरकार के किसी भी निर्णय पर न्यायिक समीक्षा का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। यानी न्यायालय सरकार के किसी भी निर्णय की कोई टीका टिप्पणी समीक्षा नहीं कर सकता था। और पॉइंट नंबर 6, संविधान की प्रस्तावना, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की उद्देशिका, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे संविधान की आत्मा कहा था, उस संविधान की आत्मा को बदल दिया गया था। उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड डाल दिया गया था, तब जब विपक्ष पूरा जेल में था। इसलिए, और यह क्यों किया गया था, यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का एक प्रसिद्ध बाइट है जिसमें वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी में साहस था, इसलिए उन्होंने आपातकाल लगाया। और पॉइंट नंबर 6 के बाद पॉइंट नंबर 7, मामला सिर्फ इतना नहीं था, देश से ऊपर एक नेता को कर दिया गया था, इंदिरा इज इंडिया कर दिया गया था। तो ये कांग्रेस के 7 कृत्यों के 7 जवाब हमें आज चाहिए। संविधान की 7 तरीके से हत्या करने वाले लोग। और इंडिया इज इंदिरा का नारा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ का था, और इजराइल हमास पे संघर्ष पे प्रस्ताव पारित करने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने आज तक आपातकाल की आलोचना करते हुए, इंदिरा जी की आलोचना करते हुए और डीके बरुआ के इस वक्तव्य की निंदा करते हुए प्रस्ताव नहीं पारित किया है। अगर आप ऐसी किसी चीज पे प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, मुझे दिखाएं वो सीडब्ल्यूसी का कहां प्रस्ताव है कि हमने माफी मांगी, हमने निंदा की, और देश से ऊपर एक नेता को कर दिया। और यह विचार प्रेरित कहां से था? मैं पहले भी बोल चुका हूं सदन में और आपको रिपीट करता हूं कि 1934 में नाजी पार्टी का न्यूरेमबर्ग में कन्वेंशन हुआ, जिसमें नाजियों की बड़ी प्रसिद्ध फिल्म थी ट्रायम्फ ऑफ द विल। उसका मंचन कराने के बाद हिटलर के राइट हैंड आदमी रुडोल्फ हेस ने एक नारा लगवाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। ठीक वही भाव, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। इसलिए संविधान की हत्या क्या होती है, यह समझने की आवश्यकता है। और मैं एक और बात कहता हूं, यह तो सिर्फ उसकी पीक थी, यह हुआ क्यों था? महत्वपूर्ण बात यह भी है, यह हुआ क्यों था? आज शिवसेना के एक नेता संजय राउत जी ने यह कहा है कि आपातकाल इसलिए जरूरी था कि एनार्की हो गई थी। मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन के लोगों से कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हो रहा वह पवित्र जेपी आंदोलन एनार्की था? मैं लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी एनार्की के हिस्से थे? सत्ता लोलुपता में आज अपने ऊपर आप अराजकता का स्टैंप भी लगाने को तैयार हो गए। और अब मैं बताना चाहता हूं कि वो एनार्की क्या थी, ये इमरजेंसी लगी क्यों थी। भारत के इतिहास में एक ही उदाहरण है जब किसी प्रधानमंत्री को चुनावी धांधली और चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा, यह आरोप नहीं था, न्यायालय के द्वारा दोषी पाया गया और इस कारण से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदस्यता तो रहेगी परंतु आपकी सांसद के रूप में कोई काम नहीं कर सकती, 6 साल लड़ने पर प्रतिबंध था, आप सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती, वोटिंग नहीं कर सकती। तब ये इमरजेंसी लगाकर वो जो संविधान का 38वां और 39वां संशोधन था वो रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया गया, यानी भूतलक्षी प्रभाव से लगाया गया कि और प्रधानमंत्री पर कोई टिप्पणी कोर्ट नहीं कर सकता।
प्रधानमंत्री के किसी निर्णय की कोई समीक्षा नहीं कर सकता। इसलिए संविधान की उस घनघोर और दुर्दांत हत्या की स्मृति के लिए यह आवश्यक है। और यह क्यों हुआ, यह भी मैं बता देता हूं। ऐसा नहीं कि सब कुछ सिर्फ 1975 में हुआ, उससे पहले। और मैं एक और आज एक गंभीर सवाल करना चाहता हूं। बहुत सी फॉरेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स जो डिक्लासिफाइड हो चुकी हैं और कईयों ने पब्लिश भी किया है, मैं इस कैविएट के साथ बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को उसमें अगर आपत्ति है और हिम्मत है तो उन पर मुकदमा करना चाहिए। नित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, जिसमें भारत का उल्लेख है, उसमें तो क्या क्या वर्णन है कि इमरजेंसी के दौरान विदेश की शक्तियां किस ढंग से भारत की सत्ता को संचालित कर रही थीं, कहां कहां तक हस्तक्षेप कर रही थीं। क्यों नहीं तक कांग्रेस ने आज तक उन पर मुकदमा किया या आपत्ति की। तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि आज ये जो बहुरूपिया स्वांग बनाकर आए हुए हैं, संदेह उत्पन्न होता है कि आज कौन सी शक्तियां संचालित कर रही हैं। क्योंकि यह चुनाव भारत के इतिहास का पहला चुनाव था जब किसी विदेश में बैठे हुए धन कुबेर ने बाकायदा बयान दिया था, प्लेज करते हुए कि मैंने $1 बिलियन रखा हुआ है मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, इमरजेंसी के समय में भी, और मैं कई किताबें गिना सकता हूं, पर मैंने एक का नाम इसलिए लिया है कि इनको हिम्मत हो तो इनके उस पर जाकर प्रतिवाद करना चाहिए, जिसने कहा था कि उस समय किस सीमा तक सरकार पर शिकंजा था विदेशी शक्तियों का। अब उल्लेखनीय बात यह है कि आज वो सारे लोग जिनका खुद का के ऊपर जुल्म हुआ था, वो जुल्म करने वाले के साथ खड़े हो गए। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं, यह प्रवृत्ति इनकी हमेशा से थी। जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के समय में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस बात के लिए हुआ था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल करने के लिए। और वो भी कब हुआ था? 1951 में, यानी जब तक चुनाव भी नहीं हुआ था। अरे भाई, चुनाव होंगे तब लोग बोलना शुरू करेंगे तो आपको आपत्ति समझ में आती है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के माध्यम से परिवर्तन कर दिया था, यह बात भूली जा सकती है क्या? और मैं कोट करना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर इतने दुखी हो गए थे और उनकी पीड़ा जो थी संविधान के साथ, जिस प्रकार का छल किया गया था नेहरू जी की सरकार के द्वारा, उसे मैं वो शब्द जो उन्होंने उस पीड़ा में व्यक्त किए थे, मैं उस शब्द यहां पर बोलना उचित नहीं समझता हूं, पर रेफरेंस आप लोगों को दे रहा हूं। 19 मार्च 1955 राज्यसभा की प्रोसीडिंग में उन्होंने कहा कि मैंने तो एक पवित्र मंदिर बनाया था देवता को स्थापित करने के लिए, और उसको किस प्रकार से उस मंदिर के साथ क्या किया गया है, ये उनके शब्दों में कोई भी व्यक्ति जाकर स्वयं पढ़ सकता है। संविधान की हत्या उस समय होती थी कि यदि केवल एक आर्टिकल लिख दे कोई व्यक्ति कि मुझे नेहरू की कार्यशैली में हिटलर की छवि नजर आती है, तो मजरू सुल्तानपुरी 2 साल जेल में रहते थे। संविधान की हत्या यह थी कि अगर किशोर कुमार यह कह दें कि मैं कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित एक पब्लिक प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा, तो ऑल इंडिया रेडियो पर सारे गाने बंद हो जाते थे। और फिर इसके उपरांत अभी आप हाल, और यह प्रवृत्ति मुसलसल चलती रही। जब राजीव गांधी जी आए तो याद करिए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट क्या था कि आपकी चिट्ठी कोई भी खोल के पढ़ सकती थी सरकार, यह एक्ट लाया गया था। और अगर उसमें आपत्तिजनक कोई बात हो तो आप पे कार्रवाई भी की जा सकती थी। वो तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने उसको रख लिया, अन्यथा आज सोचे। मैं पूछना चाहता हूं संविधान के रक्षा के इस बहुरूपीय गैंग वालों से कि भाई, अगर कोई आपसे कहे कि आपका सारा ईमेल, व्हाट्सएप, सब कुछ सरकार पढ़ सकती है और पढ़े हुए के आधार के ऊपर आप पे कार्रवाई कर सकती है, यह था पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट। संविधान की हत्या यह थी कि 5000 सिखों की हत्या के बाद सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कहे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और संविधान की हत्या यह थी जिसे अभी चंद दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने नलीफाई किया है कि यदि शरिया और सर्वोच्च न्यायालय में मतभेद हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर संविधान को से ऊपर शरिया को कर दिया जाए। यह संविधान की हत्या थी। यदि कोई अखबार आपसे सवाल पूछना शुरू कर दे तो उस अखबार की बिजली काटकर उस पर छापा मार दिया जाए। वो आपको याद होगा जब राजीव गांधी जी से सवाल पूछने शुरू किए गए थे, वो थी संविधान की हत्या। अब आइए 1980 में मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब इंदिरा जी वापस सरकार में आई, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, विपक्ष की सारी सरकारें बर्खास्त कर दी गई राज्यों की। ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स वर डिसमिस्ड इन 1980। क्या प्रीटेक्स्ट पे? कि केंद्र में चूंकि आपकी पार्टी चुनाव हार गई है, इसलिए अब आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आप सत्ता में बने रहें। यह थी संविधान की हत्या।
नरसिम्हा राव का समय आता है, आप सोचिए हमारी 3 सरकारें बर्खास्त की जाती हैं। किस बात पे? हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सरकार किस बात पे बर्खास्त की जाती है? यह थी संविधान की हत्या। और मैं संविधान की हत्या का एक और उदाहरण देना चाहता हूं। यूपीए 1 सरकार जो सोनिया जी की छत्र छाया में सुपर पीएम के द्वारा चल रही थी, मनमोहन सिंह जी के द्वारा पहली बात सर्वोच्च संवैधानिक निर्णय लेने की एग्जीक्यूटिव बॉडी यूनियन कैबिनेट से ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई। यह संविधान की हत्या नहीं थी? एनएसी के चेयरमैन का पद असंवैधानिक था, लोग भूल गए। मार्च 2006 में सोनिया जी को इस्तीफा देना पड़ा था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे पे, क्योंकि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन का पद असंवैधानिक हो गया था। जब उन्होंने इस्तीफा दिया, दोबारा चुनाव लड़ी। इस बीच में यूपीए सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके एनएसी चेयरमैन के पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर कर दिया। यह थी संविधान की हत्या। और मैं इसमें एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, जिसे विशेषकर बिहार के लोग ध्यान करें। 2005 में जब एनडीए की सरकार को बर्खास्त किया गया, तो कांग्रेस के ही पूर्व कानून मंत्री स्वर्गीय हंसराज भारद्वाज जी ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सब्बरवाल की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में बोला था कि मुझे कहा गया था कि मैं चीफ जस्टिस से मिलकर उनसे यह प्रयास करूं कि निर्णय सरकार के पक्ष में आए। यह कौन कह रहा है? कांग्रेस के तत्कालीन कानून मंत्री बोल रहे हैं। परंतु जस्टिस सब्बरवाल के से मैं मिला, मैंने उनसे चाय पिया, मगर उनका एटीट्यूड देखकर मेरा साहस नहीं हुआ। यह है कानून की हत्या की पहले असंवैधानिक तरीके से सरकार को बर्खास्त करो। और आप यह भी याद करिए, उस समय बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह जी थे, सर्वोच्च न्यायालय का कमेंट किया था। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, इतना घातक कमेंट है कि यह थी संविधान की हत्या। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब द टर्निंग पॉइंट में लिखा कि उनसे मॉस्को में साइन करवाए गए थे। वो इतने दुखी थे कि लौट के आने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा देने का मन बना लिया, और इस्तीफा उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत जी को भेजा। जब यह बात पता चली, मनमोहन सिंह उनसे मिलने के लिए आए। और यह बात डॉक्टर कलाम ने अपनी किताब टर्निंग पॉइंट में लिखी है। और उनसे अनुरोध किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कि कृपया आप ऐसा ना करें, अन्यथा सरकार गिर जाएगी। और डॉक्टर कलाम ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस प्रकार की याचना पर मैंने भारी मन से वह इस्तीफा वापस लिया। यह है संविधान की हत्या। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, और उसके बाद यह सिलसिला सिर्फ यहीं पे नहीं रुका है। उसके उपरांत अगर आप आगे बढ़ते चले जाएं, तो आज जब इनकी सरकार आ भी जाती है राज्यों में, तो क्या होता है? आज जिस ढंग से जरा सा विरोध में लिखने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो क्या है? वो तो एक पक्ष छोड़ दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, संविधान यह कहता है कि संसद के द्वारा पारित कानून के विरुद्ध कोई राज्य की सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती, यह उसकी बाध्यता है। सीएए संसद के द्वारा पारित कानून था। इंडी गठबंधन की राज्य सरकारों की विधानसभाओं ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया कि हम नहीं मानेंगे। यह है कानून की, यह है संविधान की हत्या। केंद्रीय एजेंसियों को काम नहीं करने देंगे, यह है संविधान की हत्या। और इतना ही नहीं, बहुत से लोगों को ध्यान नहीं है, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं संविधान की हत्या क्या होती है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो केरल की बात लोगों को उत्तर भारत में पता नहीं होती। केरल विशेषकर, जहां अभी तक राहुल गांधी जी सांसद रहे और अब प्रियंका जी वहां से सांसद की प्रत्याशी होने जा रही हैं। मार्च 2006 में केरल की विधानसभा ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया कि कोयंबटूर हमले के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी, जो तमिलनाडु की जेल में है, उसे रिहा कर दिया जाए। विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है और 117 के 117 एमएलए, सारे कांग्रेसी और सारे कम्युनिस्ट ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया है। यह संविधान की हत्या नहीं है कि संवैधानिक संस्था के द्वारा एक आतंकवाद के आरोपी के पक्ष में प्रस्ताव पारित होना,
ये नहीं है कि बयान देना, कॉन्स्टिट्यूशनल अपरेटस का उपयोग। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जब जब इनके हाथ में सत्ता आई है तब तब संविधान की हत्या हुई है। जितनी इनके हाथ में सत्ता आई है, अगर राज्य में आई है तो उतनी संविधान की हत्या की गई है। और 1975 उसका सबसे गहरा और काला अध्याय है। ये तो भारत की जनशक्ति की, भारत की लोकतंत्र की शक्ति की प्राण शक्ति थी जिसने उसके ऊपर विजय प्राप्त करने में सफलता हासिल की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कल तक जो संविधान की हत्या के मुसलसल गुनहगार हैं, कल तक संविधान की हत्या के जो मुसलसल गुनहगार हैं, वही आज संविधान बचाओ के फर्जी झंडा बरदार हैं। धन्यवाद। कंटिन्यूअस, मुसलसल, मुसल मतलब पूरा, मुसलसल मतलब कंटिन्यूटी, निरंतरता में। तो आपातकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीधी तस्वीर है, आपको दिखाते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आपातकाल को लेकर कहा कि आपातकाल में संविधान की हत्या की गई, सभी के अधिकार जो थे, जो आम नागरिकों के अधिकार थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और उस दौरान में जो चीजें लोगों के साथ हुई, उन बातों का एक एक का जिक्र इस दौरान सुधांशु त्रिवेदी करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के द्वारा जो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है संविधान की हत्या का, उसी कांग्रेस ने अपने शासन के दौरान कई बार संविधान की हत्या की है और 1975 उसका सबसे गहरा और काला अध्याय है। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, जहां नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में इन दिनों मेघालय सरकार द्वारा आयोजित अनानास महोत्सव चल रहा है। और इस महोत्सव में किसान और उद्यमी अनानास की विभिन्न किस्मों के साथ साथ हस्तशिल्प उत्पादों और प्रमाणिक मेघालय व्यंजनों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित इस अनानास मेले की मिठास के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की है। दिल्ली पर्यटन की प्रबंध निदेशक निहारिका राय से क्या कुछ कहना है इस उत्सव को लेकर, निहारिका राय का आपको सुनाते हैं। दिल्ली हाट में वैसे तो हर दिन कोई न कोई उत्सव और कई तरह के कार्यक्रम होते ही रहते हैं, लेकिन इन दिनों अनानास महोत्सव चल रहा है, जिसको लेकर न केवल दिल्ली वासी बल्कि दिल्ली से बाहर के लोग भी इसका स्वाद चखने के लिए आ रहे हैं। और यह अनानास है मेघालय का, जो अपने आप में न केवल स्वादिष्ट है बल्कि कड़वापन कम होने की वजह से लोगों को पसंद भी खूब आ रहा है। अभी दिल्ली टूरिज्म की एमडी हमारे साथ मौजूद है, जो अनानास का स्वाद चखी है, इन्होंने टेस्ट किया है, जूस भी पिया है। मैडम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो पाइनएप्पल है, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छा है, मेघालय से आया है, तो काफ़ी तरह की खुशियों का आभास हो रहा है। एक तो ये कि हमारे दिल्ली हाट में ये प्रोग्राम हो रहा है, ये फेस्ट चल रहा है जो मेघालय सरकार की तरफ से आयोजित है। और दूसरा, नॉर्थ ईस्ट से जब कुछ आता है दिल्ली में तो वैसे भी दिल्ली हाट को बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारा वो वाला एरिया देश का ऐसा है जिसमें इतना फ्लोरा फौना है, इतनी चीज़ें हैं, और जब इतनी दूर से हमारे पास आती हैं जिनका हम टेस्ट ले पाते हैं, अनुभव ले पाते हैं, तो एक अलग तरह की खुशी होती है, जो आज दिल्ली टूरिज्म के साथ दिल्ली वासियों को भी है और दिल्ली हाट में आए सारे लोगों को भी है। पाइनएप्पल की मिठास कितना मज़ा दे रही है दिल्ली वासियों को? काफ़ी मज़ा दे रही है, क्योंकि अनानास बहुत ही मीठा है, बहुत ही डिफरेंट है। और जो दिल्ली के लोग हमेशा जिस तरह का पाइनएप्पल खाते आए हैं, जब आप यहाँ आके टेस्ट करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ऑर्गेनिक कोई चीज़ खाने में और जो नेचुरल स्वाद आता है वो कितना डिफरेंट होता है उन सब चीज़ों से जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में खाते हैं। और प्लस पाइनएप्पल के अलावा इस फेस्टिवल में आपको मेघालय के NGOs, उनकी जो लेडीज़ हैं, विलेजेस ने जो चीज़ें बनाई हैं, वो उनका भी लुत्फ़ मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे टर्मरिक है, यहाँ पे फ्रेश जूस है, यहाँ पे चॉकलेट्स हैं, यहाँ पे आपको कैंडीज़ मिलेंगी और पाइनएप्पल से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जो मेघालय के उत्पाद है उनको स्पेस कम मिलता है दिल्ली में, लेकिन इस तरह के फेस्टिवल इनको बढ़ावा देने का काम करते हैं, तो इनके लिए रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावना बनती है और किसानों को फायदा होता है। जैसे मुझे बताया गया कि मेघालय सरकार खुद भी यहाँ सफल के साथ मिलकर एक आउटलेट लेकर इस तरह के प्रोडक्ट्स को बेचती है, तो हम एक ओपन ऑफर देते हैं सभी स्टेट्स को, सभी यूटीज़ को, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट को और जितने भी और इलाके ऐसे हैं कि आप अपनी कोई भी संपदा दिखाना चाहते हो तो हमारा दिल्ली हाट हमेशा ओपन है।
और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत फुटफॉल है। यहाँ दिल्ली के काफ़ी लोग स्पेशली वीकेंड्स पे आते हैं, तो हम आपके साथ सहयोग करेंगे और आपकी हर तरह की चीज़ को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये थे दिल्ली टूरिज्म की प्रबंध निदेशक, जिनका मानना है कि मेघालय का अनानास न केवल दिल्ली वासी के दिलों को लुभा रहा है, बल्कि रोजगार, व्यापार और कारोबार की इनके लिए संभावनाएं भी बढ़ा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी। इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी, दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हरियाणा की, जहां सोनीपत में बीती कल रात पुलिस ने 3 कुख्यात बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया है। तीनों आरोपी हिमांशु भाऊ गैंग के शार्प शूटर सदस्य थे। गुप्त सूचना के आधार पर सोनीपत STF और न्यू दिल्ली रेंज की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। रोहतक बाईपास स्थित छिन्नौनी रोड पर नाका लगाकर वाहनों की जांच कर रही STF सोनीपत और न्यू दिल्ली रेंज RK पुरम की टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। इसमें बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने बचाव में गोली चलाई तो 3 बदमाश घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच भी शुरू कर दी है। ये आरोपी हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में अलग अलग घटनाओं में संलिप्त रहे हैं। बदमाशों की पहचान हिसार गांव खारिया निवासी आशीष उर्फ लालू, हिसार के गांव खरड़ निवासी सन्नी खरड़ और सोनीपत के गोहाना के गांव निंढाना निवासी विक्की के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तीनों हिसार में व्यापारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने, मातूराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग कर रंगदारी मांगने और शराब कारोबारी की मुरथल में हुई हत्याकांड के मामले में भी संलिप्त बताए जा रहे हैं। और वहीं देश में औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार में तेजी आई है। दरअसल मई 2024 के घोषित डाटा के मुताबिक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 5.9% की रफ्तार से बढ़ा है। माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स के प्रोडक्शन में शानदार ग्रोथ के चलते औद्योगिक उत्पादन दर में ये तेजी देखने को मिली है। मौजूदा वर्ष के मई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में 5.9% बढ़ा है। मई 2023 में IIP की वृद्धि दर 5.7% रही थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने के आज जारी आंकड़ों के अनुसार खनन में 6.6%, विनिर्माण में 4.6% और बिजली उत्पादन में 13.7% की वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय तटरक्षक बल की 2 महिला अधिकारियों ने श्रीलंका के त्रिकोमाली में हो रहे समुद्री बोटिंग अभ्यास में हिस्सा लिया है। कमांडेंट प्रीति पोसवाल और कमांडेंट आशा दहिया 8 से 19 जुलाई तक हो रहे इस अभ्यास में शामिल हुई हैं। इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय द्वारा रेडियोलॉजिकल और परमाणु घटना सिमुलेशन परिदृश्य के साथ हो रहा है। वहीं अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया है। तो 8 से 19 जुलाई तक ये अभ्यास चलेगा। और वहीं सहारनपुर जिले के सरसावा वायुसेना स्टेशन पर कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया रहा है। वायुसेना प्रमुख मार्शल BR चौधरी ने सरसावा वायुसेना स्टेशन पर कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्र की सेवा के लिए अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सरसावा वायुसेना स्टेशन का उद्घाटन भव्य एयर शो है, जिसमें राफेल, सुखोई और जैगुआर सहित आधुनिक लड़ाकू विमानों द्वारा भारतीय वायुसेना की क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है, जहां महाराष्ट्र के मुंबई में जमकर बारिश हो रही है, जिस कारण कई जगहों पर ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला।
तो वहीं बारिश के कारण रिहायशी इलाकों में हुए जल जमाव से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बिहार के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल, माहे और आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। कोंकण और गोवा में भी भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अगर बात असम की करें तो असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या फिलहाल घटकर 12.3 लाख रह गई है। पिछले 24 घंटों में बाढ़ के कारण 7 लोगों की मौत होने से मरने वालों की संख्या अब 90 से ज्यादा हो चुकी है। तो वहीं राज्य के कई हिस्सों में ब्रह्मपुत्र और 3 अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से अभी भी ऊपर है। 24 जिलों के 75 राजस्व सर्किलों के अंतर्गत 2400 से ज्यादा गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में है। प्रभावित जिलों में कछार, गोलाघाट, गोलपारा, धेमाजी, दरांग के अलावा कई अन्य जिले इसमें शामिल हैं और अन्य जिलों की तुलना में धुबरी में सबसे ज्यादा 3.18 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य भर में 316 राहत शिविरों में 39,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। असम में बाढ़ की वजह से 3.8 लाख से ज्यादा बड़े जानवर और 2.25 लाख छोटे जानवर भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से काजीरंगा नेशनल पार्क में 159 जंगली जानवरों की भी मौत हो गई। पार्क प्राधिकरण और वन विभाग के कर्मचारियों ने बाढ़ में फंसे 133 जानवरों को बचाया और 111 जानवरों को इलाज के बाद वापस छोड़ दिया गया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात खेलों की करते हैं, जहां भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा T20 मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। भारत ने 5 मैचों की सीरीज में अब तक 2 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं जिम्बाब्वे को 1 मैच में जीत मिली है। भारत आज का मुकाबला जीतकर सीरीज में अजय बढ़त लेना चाहेगा, तो वहीं जिम्बाब्वे के लिए ये मुकाबला करो या मरो का है। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज का पहला मुकाबला हारने के बाद भारतीय टीम ने अगले दोनों मुकाबले जीतकर अपने इरादों को साफ कर दिया है कि टीम सीरीज जीत से कुछ कम नहीं चाहती है। वैसे पिछले मुकाबले में टीम ने जिस अंदाज में जीत दर्ज की वह इस यंगिस्तान टीम की बड़ी ताकत के बड़े रूप को सामने रख गया, जहां काबिलियत से भरा कप्तान और अनुभव से सीखता मध्यक्रम रहा। टीम अगर चौथा T20 मुकाबला जीतने में सफल रहती है तो सीरीज पर कब्जा जमा लेगी, जो कि T20 विश्व चैंपियन बनने के बाद टीम की पहली सीरीज जीत होगी। भारतीय टीम ने तीसरे T20 में 23 रन से जीत दर्ज की थी। उस मैच में कप्तान शुभमन गिल ने अर्धशतक लगाया था। गेंदबाजी में वाशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट चटकाए थे। पिछले 2 मैचों को जीत चुकी भारतीय टीम बिना बदलाव के उतर सकती है। वहीं जिम्बाब्वे की बात करें तो टीम के लिए यह मुकाबला करो या मरो का है, क्योंकि यहां हारे तो सीरीज हाथ से जाएगी। ऐसे में टीम को अपनी गलतियों से सबक लेने की जरूरत है। टीम को अपनी बल्लेबाजी में गहराई भी लानी होगी। साथ ही साथ गेंदबाजी में अनुभव की कमी इस टीम के लिए सबसे बड़ी दिक्कत साबित हो रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक 11 T20 मुकाबले हुए हैं, जिसमें भारत को 8 मैचों में जीत मिली है, जबकि 3 में हार। कुल मिलाकर दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बड़ा है। ऐसे में खेल के साथ साथ अनुभव का तालमेल भी जीत की दिशा तय करेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उनका आखिरी टेस्ट वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स की सरजमी पर आया। अपने आखिरी टेस्ट में इस तेज गेंदबाज ने 4 विकेट हासिल किए। इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को पारी और 114 रन से हरा दिया। जेम्स एंडरसन ने आखिरकार 41 साल की उम्र में अपने क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंग्लैंड ने बड़ी जीत दर्ज की। इस शानदार जीत के साथ ही टेस्ट क्रिकेट के मौजूदा दौर के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक जेम्स एंडरसन के करियर की स्क्रिप्ट भी पूरी हो गई। 704 टेस्ट विकेट के साथ अपने करियर को उन्होंने समाप्त किया। जेम्स एंडरसन के क्रिकेट करियर पर गौर करें तो इस गेंदबाज ने 188 टेस्ट मैच में 2.79 की इकोनॉमी से 704 विकेट हासिल किए, जबकि उन्होंने 194 वनडे में 4.92 की इकोनॉमी से 269 विकेट लिए। वहीं इस खिलाड़ी ने 19 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले, जहां एंडरसन ने 7.84 की इकोनॉमी से 18 विकेट निकाले। अपने करियर के 188वें टेस्ट मुकाबले में इस दिग्गज गेंदबाज ने कुल 4 विकेट चटकाए।
पहली पारी में एंडरसन ने 1 विकेट लिया, जबकि दूसरी पारी में उन्हें 3 विकेट मिले। एंडरसन ने भारत में खेली गई पिछली सीरीज में 33.50 की औसत से 10 विकेट हासिल किए। वो धर्मशाला में आखिरी टेस्ट के दौरान 700 विकेटों का आंकड़ा छूने वाले पहले तेज गेंदबाज भी बने। जाहिर तौर पर एंडरसन का क्रिकेट को अलविदा कहना इंग्लिश टीम में एक ऐसी खाली जगह को सामने रख गया है जिसकी पूर्ति इंग्लिश टीम के लिए कतई आसान नहीं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के महिला एकल वर्ग का फाइनल मुकाबला आज शाम इटली की जैस्मीन पाओलिनी और चेक गणराज्य की बारबोरा क्रिजिकोवा के बीच खेला जाएगा। पाओलिनी ने जहां डोना वेकिच को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई है, तो वहीं क्रिजिकोवा ने एलिना रायबाकिना को हराकर खिताबी मुकाबले के लिए प्रवेश किया है। पाओलिनी विंबलडन के फाइनल में अपनी जगह बनाने वाली इटली की पहली खिलाड़ी है। निशानेबाजी की दुनिया में तेजी से उभर रहे अर्जुन बबूता को विश्वास है कि वो पेरिस ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के साथ सामने होंगे। अर्जुन का मानना है कि कंडीशंस कोई भी हो, लेकिन निशानेबाजी में सबसे जरूरी पहलू मानसिक मजबूती होती है, जिस पर भारतीय निशानेबाज लगातार सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। अर्जुन बबूता निशानेबाजी में वो नाम हैं जो भारतीय खेल को एक नई पहचान दे रहे हैं। इस वक्त वो हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अर्जुन, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में आपका। सबसे पहला सवाल, ओलंपिक ईयर है, अब ओलंपिक जस्ट 1 महीना कहना चाहिए रह गया है। कैसे देखते हैं अपनी तैयारी को ओलंपिक को लेकर के, और क्या कुछ ज़रूरी एलिमेंट्स हैं जो इस वक्त आप अपनी तैयारी में साथ जोड़कर देख रहे हैं? सर, काफ़ी अच्छा इवेंट है, स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट है, और मैं कहूँगा कि तैयारी भी हमारी उसी अकॉर्डिंग चल रही है। और कुछ चीज़ें थी जिनके ऊपर इस साइकिल में बहुत अच्छे से काम हुआ है, और इस बार रिजल्ट भी आपको इसलिए बेटर दिख रहे हैं ओवरऑल। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। तत्त्वमिच्छसि सन्तोषात् शान्तिलक्षणमुत्तमम्। संस्कृत भाषा न केवलं भारते प्रत्युत सम्पूर्णे अपि विश्वे शताब्दीतः लोकप्रियतां भजते। हमने यहाँ पर लोगों को शिक्षा एवं संस्कृत से जोड़ने की कोशिश की है, जो अभी लगातार चल रही है, और उसमें निरंतर हम कार्य कर रहे हैं।